एक तरफ भारत 250 से ज़्यादा रफाल एयरक्राफ्ट का रीजनल इकोसिस्टम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ समंदर में हमारे वॉरशिप्स को दुश्मन की सोनार से छुपाने की टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा चुका है। और इसी बीच एक ऐसा ड्रोन मदरशिप सामने आ गया है जो कि एक ही सॉटी में मल्टीपल यूएवीज को बैटलफील्ड के करीब लेकर डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एमका के इंजन को लेकर होने वाली है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और यूएई के बीच बन रहे एक बड़े रीजनल रफाल इकोसिस्टम की तरफ से है। और अगर ये सारे प्लान्ड एक्विजिशन रियलिटी में कन्वर्ट हो पाते हैं तो 2030 तक भारत और यूएई की कंबाइंड रीजनल रफाल की फ्लीट 250 एयरक्राफ्ट को पार कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 रफाल मौजूद हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए भी 26 रफाल एम का ऑर्डर दिया गया है। और अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में 114 एडिशनल फाइटर जेट के लिए ऑर्डर को दिया जाने वाला है, जबकि यूएई की तरफ से भी 80 रफाल F4 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। क्योंकि इतनी बड़ी फ्लीट को सभी जरूरी स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस प्रोवाइड करना अकेले फ्रांस के लिए मुश्किल बनने वाला है। और इसी वजह से फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहने की वजह भारत और यूएई की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रीजनल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी किया जा रहा है। इसी डायरेक्शन में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन की तरफ से हैदराबाद में एक M88 इंजन की MRO फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया गया है, जो कि फ्रांस से बाहर पहली डेडिकेटेड M88 इंजन की MRO सेंटर होने वाला है। इस फैसिलिटी से यूएई के रफाल को भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि यूरोप के मुकाबले भारत में इंजन मॉड्यूल्स भेजना यूएई के लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है, जिससे एयरक्राफ्ट डाउन टाइम कम होने वाला और फ्लीट अवेलेबिलिटी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा डसॉ एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के पार्टनरशिप से भी भारत में अभी इसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फ्यूजलाज सेक्शन को असेंबली करना स्टार्ट किया जा चुका है, जिससे लॉन्ग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पर डिपेंडेंसी कम होने वाली है। साथ ही MBDA के साथ मिलकर माइका एयर टू एयर मिसाइल के लिए भी डोमेस्टिक मेंटेनेंस कैपेबिलिटी भारत की तरफ से एक्सपैंड किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर ये रीजनल सस्टेनमेंट आर्किटेक्चर आगे बढ़ता है तो आगे चल के रफाल के ना सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट कम होने वाली है, बल्कि फ्लीट अवेलेबिलिटी भी काफ़ी बेहतर होने वाली है, जो कि भारत और यूएई दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। अगला अपडेट DRDO के नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लैबोरेटरी यानी NPOL की तरफ से इशू किए गए नेवल टेक्नोलॉजी टेंडर की तरफ से है, जिसका मेन गोल हमारे फ्यूचर वॉरशिप की एक्यूस्टिक सेल्थ और सर्वाइबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर करना होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NPOL की तरफ से अभी नवीम मार्क 1 के लिए फ्रेश RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया, जिसमें 2000 kg स्टैटिक लोड कैपेसिटी, 15 हर्ट्ज से कम नेचुरल रेजोनेंस और रफली 21 हर्ट्ज पर वाइब्रेशन आइसोलेशन शुरू करने वाले मशीनरी आइसोलेशन माउंट को बनाने की डिमांड रखी गई है। नॉर्मली आम लोगों के लिए ये आइसोलेशन माउंट एक छोटी सी चीज़ लग सकता है, लेकिन नेवल वॉरफेयर में इनका रोल बहुत बड़ा होता है। वॉरशिप पर लगने वाले हेवी डीजल इंजन्स, गैस टर्बाइंस, जनरेटर या पंप वगैरह जो होते हैं, जब वो ऑपरेट करते हैं तो उनसे काफ़ी हेवी वाइब्रेशन जनरेट होता है। अगर ये वाइब्रेशन सीधे शिप के हल तक पहुंच जाता है तो वाटर के अंदर एक्यूस्टिक सिग्नेचर जनरेट होने लगते हैं, जिससे दुश्मन की सबमरीन अपने पैसिव सोनार की मदद से बहुत ही दूर से पता लगा सकते हैं, जिसे हमारे शिप को आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। इन्हीं वाइब्रेशन को रोकने के लिए विस्को इलास्टिक आइसोलेशन माउंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हैवी मशीनरी को सीधे हल पर बोल्ट करने के वजह मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर डिसिपेट कर लेते हैं। इस नए टेंडर में TiGr2 यानी ग्रेड 2 टाइटेनियम और एडवांस मेटल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो सॉल्ट वाटर एक्सपोजर और हाई टेम्परेचर में भी लंबे समय तक आराम से ऑपरेट कर सकता है और इसमें कॉर्जन का रिस्क काफ़ी कम होने वाला है। कुल मिलाकर आज की मॉडर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक्यूस्टिक साइलेंस सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। इस तरह के इंडिजिनस वाइब्रेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर काम करने से न सिर्फ हमारे वॉरशिप दुश्मन की नज़र से बचने में कामयाब होने वाले हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी मरीन इंजीनियरिंग इकोसिस्टम भी और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड्योर एयर सिस्टम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से लॉन्च किए गए एक नए मल्टी यूएवी मदरशिप कॉन्सेप्ट की तरफ से, जिसका नाम अभी वाहक 6 रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम कंपनी के सवल 20 अनमेंड हेलीकॉप्टर को अभी एक एयरबोर्न मदरशिप और कमांड नोड की तरह इस्तेमाल करने वाला है।
जो अपने साथ मैक्सिमम 6 छोटे साइज की यूएवी को कैरी करके मिशन एरिया के ऊपर डिप्लॉय कर सकता है। नॉर्मली माइक्रो यूएवीज को ग्राउंड से लॉन्च करने पर उनकी काफी सारी बैटरी और एंड्योरेंस सिर्फ टारगेट तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है, लेकिन वाहक 6 के आने से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये एयरबॉर्न मदरशिप की तरह काम करने वाला है, जो कि उन छोटे यूएवीज को हवा में ही कैरी करके टारगेट के करीब जाकर रिलीज करने वाला है, जिससे उनकी पूरी बैटरी और एंड्योरेंस सिर्फ मिशन और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करना अब काफ़ी हद तक संभव होने वाला है। इस आर्किटेक्चर का मेन कंपोनेंट सवल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि एक लाइटवेट कैटेगरी का टैंडेम रोटर वीटॉल हेलीकॉप्टर है, जबकि दूसरा कंपोनेंट अलग माइक्रो एफपीवी यूएवी होने वाला है, जिसका वेट करीब 250 ग्राम से लेकर 800 ग्राम के बीच होने वाली है। और ये जीपीएस फ्री नेविगेशन को भी सपोर्ट करता है, यानी ये जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है। एंड्योर एयर के मुताबिक वाहक 6 इन दोनों को कंबाइन करके सर्वेलेंस और स्ट्राइक ओरिएंटेड वेरिएंट के साथ साथ सर्च, डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय मिशन को अंजाम दे सकता है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चैलेंज और जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह नया मदरशिप कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बड़ा ड्रोन बनाने के वजह एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरियल नेटवर्क बनाने की तरफ बड़ा कदम होने वाला है, जो कि फ्यूचर में इंडियन मिलिट्री के लिए ब्रॉडर सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और अर्बन ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फायदेमंद साबित होने वाला है। अगला अपडेट भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए बनाए जाने वाले 120 किलोटन क्लास की इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन प्रोग्राम की तरफ से है, जहां पर फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के बीच अभी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी को शायद ये बात पता होगा कि एमका की इनिशियल वेरिएंट में अभी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन फ्यूचर में एमका की मार्क 2 वर्जन के लिए भारत एक पावरफुल इंडिजिनस हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। इसी गोल को हासिल करने के लिए दोनों इंटरनेशनल कंटेंडर की तरफ से अलग अलग इंडस्ट्रियल मॉडल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रपोजल को भारत को ऑफर करने की बात सामने आई है। सफरान की तरफ से प्रपोजल गवर्नमेंट रन मिलिट्री प्रोपल्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी जीटीआरई के साथ पार्टनरशिप पर बेस्ड होने वाली है। इसमें 110 से 120 किलोटन क्लास के इंजन के लिए डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एग्जिस्टिंग इंडियन एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने पर फोकस किया गया है, जो कि फ्रांस के साथ हमारी पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप को और भी मजबूत बनाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस की तरफ से अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक नया प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस इंडस्ट्रियल बेस बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। इस पिच में सबसे बड़ी हाईलाइट फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश करना होने वाला है, जिससे भारत को सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन के वजह जेन्युइन डिजाइन अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट अपग्रेड कैपेबिलिटी मिलने वाला है। टाइमलाइन की बात करें तो रोल्स रॉयस ने 2030 तक इंजन के कोर और 2034 तक फ्लाइट टेस्टिंग और 2036 तक प्रोडक्शन का शेड्यूल प्रपोज किया गया। हालांकि फाइनल डिसीजन सिर्फ थ्रस्ट फीचर्स पर नहीं होने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेप्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओनरशिप और एक्सपोर्ट फ्रीडम के ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सफरान की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी डेडिकेटेड टाइमलाइन को ऑफर नहीं किया गया है। कुल मिलाकर ये दोनों प्रपोजल भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए दो अलग अलग स्ट्रेटेजिक पाथवे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो आगे चल के हमारी लॉन्ग टर्म एविएशन सॉवरेनिटी और इंडिजिनस फाइटर इंजन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है। अब भारत के लिए यहाँ पर एमका के लिए सही इंजन चुनना सबसे ज़रूरी बनने वाला है, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए एरो इंजन उसका लाइफ लाइन होता है, जो कि उसके पूरे लाइफ के लिए ज़रूरी होने वाला है। इसलिए एक प्रॉपर इंजन को सिलेक्ट करने में की गई छोटी सी भी मिस्टेक फ्यूचर में भारत की एरोस्पेस सेक्टर और एमका के लिए करोड़ों का फायदा फिर करोड़ों का नुकसान भी कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा मजबूत करने वाले एक नए यूनिट की तरफ से है, जिसको बाज बटालियन के नाम से जाना जाने वाला है, और इसे अभी हमारी इंडियन आर्मी की वज्र कोर के अंदर रेज किया गया है। न्यू विंग्स, न्यू कैपेबिलिटीज, डिसाइसिव एज, आइज इन द स्काई और एज ऑन द बैटलफील्ड के मोटो के साथ आने वाली नई बटालियन वज्र कोर के अंदर एक घातक एरियल डायमेंशन को ऐड करने वाली है। इसके आने से कॉम्प्लेक्स टेरेन में इंडियन आर्मी की रिस्पॉन्सिवनेस, टैक्टिकल मोबिलिटी और रीच काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इस बटालियन की रेजिंग सेरेमनी के दौरान वज्र कोर के जीओसी ने ट्रूप्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के ऊपर स्पेशल फोकस दिया है, जो मॉडर्न और फ्यूचर कॉम्बैट एनवायरनमेंट में हमारे एरियल एज को और ज़्यादा शार्पन करने के लिए काफ़ी मदद करने वाला है, और ये काफ़ी ज़रूरी भी बनने वाला है। कुल मिलाकर बाज बटालियन एक वाइटल फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करते हुए वज्र कोर को किसी भी ऑपरेशनल सिनारियो में बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और रैपिड मैन्यूवरेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करने वाली, जो कि हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को
और भी मजबूत बनाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।